हेलो बच्चों, सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर पढ़ रहे थे, तो इस लेक्चर में आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। इस लेक्चर में आज का टॉपिक क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब देखिए कि मोल फ्रैक्शन कहते किसको है, यानी इसका हिंदी होता है मोल अंश। किसी बुक में मोल भिन्न भी लिखा हुआ रहता है, तो मोल अंश कहते किसे हैं? तो हम ऐसे कहेंगे कि सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उस कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन में उपस्थित कुल कंपोनेंट के मोलों का जो अनुपात होता है वो हम लोग का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। नहीं मतलब क्या, देखो यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन परिभाषा लिख दिया है कि मोल अंश कहते किसे हैं। मोल अंश किसे कहते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में कभी पूछ देता है कि मोल अंश किसे कहते हैं, तो आपको कहना होगा कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मतलब जिसका निकालना हो, वही लिख दिया है कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल, जिसका निकालना है उसका मोल, और सॉल्यूशन के कुल मोल, मतलब सॉल्यूशन में जितना मोल है सभी मोलों का क्या होना चाहिए? अनुपात होना चाहिए। क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता। क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता। नहीं, इसको हम लोग जीटा पढ़ते हैं, इसे हम जीटा से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीटा। इसे हम जीटा से सूचित किया जाता है। नहीं, अब देखिए तो मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो याद रखना कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखना है, अब बट्टा टोटल मोल। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल को ऊपर, अब बट्टा क्या करना है? टोटल मोल। वही बात है यहाँ पे कि अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालने जा रहे हैं, तो हमने क्या लिखे हैं कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, तो यहां पर हमने सॉल्यूट के मोल्स ले लिए, अब बट्टा में कुल मोल्स, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स, कुल मोल्स मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल। अब देखिए यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यहां पर क्या किए? सॉल्वेंट का मोल्स ले लिए, क्योंकि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका निकालना उसका मोल लेना ही है। अब बट्टा में कुल मोल्स की संख्या, कुल मोल्स मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मोल्स को जोड़ देंगे तो कुल मोल होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट दोनों को अगर हम जोड़ते हैं निकाल के तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। नहीं, तो यानी आपको याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो याद रहे कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उस कंपोनेंट का मोल अब बट्टा में कुल मोल कर देना है। बस सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का मोल बट्टा कुल मोल, सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का मोल बट्टा कुल मोल। अब देखो दोनों के मोल फ्रैक्शन को निकाल के ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि एक क्वेश्चन से क्या होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि यदि 10% W/W CaCO3 के जलीय विलयन का सांद्रण है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 10% W/W CaCO3 के जलीय विलयन का सांद्रण है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट और जल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन में दिया क्या है? तो क्वेश्चन में हम लोग देखो 10% W/W CaCO3 दिया हुआ, तो इसका मीनिंग समझ जाएंगे। तो 10% देखो, प्रतिशत W/W का मतलब क्या था? प्रतिशत का मतलब 100, वेट बाय वेट, ग्राम ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए। 100 ग्राम क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वह कितना होगा? 10 ग्राम है। इसे मीनिंग यही था ना। अब देखिए सॉल्यूशन 100 ग्राम है और कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है, यानी ये सॉल्यूट पार्टिकल है, तो हमारा सॉल्वेंट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो सॉल्वेंट मतलब जल H2O का अगर द्रव्यमान कहोगे इसमें तो H2O का द्रव्यमान कितना होगा? तो देखो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट दोनों है, जिसमें सॉल्यूट अगर 10 हटा देते कितने बचता है? 90 ग्राम, क्योंकि इसमें से ये घटा देंगे सॉल्वेंट का द्रव्यमान निकल जाएगा। नहीं,
अब देखो इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को चाहिए सबसे पहले मोल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्यूट यानी सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट COCl3 के मोल्स की संख्या निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, मोल्स की फार्मूला आपको बताए हुए हैं कि दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, तो कितना ग्राम दिया हुआ है इसका 10 बटा 8 ग्राम, कैल्शियम का 40 बार 16 33 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, यानी ये 0.1 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग सॉल्वेंट मतलब जल के मोल्स की संख्या निकालेंगे। सॉल्वेंट जल के मोल्स की संख्या निकालने जाएंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखो सॉल्वेंट जल के मोल्स की संख्या निकालेंगे तो दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, बता सॉल्वेंट का द्रव्यमान कितना है 90, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन है 100 जिसमें सॉल्यूट है 10, तो बचा कितना 90। अब भाई इसका अनुत द्रव्यमान तो इसका 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 5। तो कुल मोल्स की संख्या यहां पर क्या होगा, कुल मोलों की संख्या क्या होगा, सॉल्यूशन में दोनों के मोल जोड़ देंगे, दोनों जोड़ोगे 5, इसको जोड़ोगे तो 5.1 हो जाएगा। अब देखो यहां से कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालोगे तो सॉल्यूट कौन है, सॉरी मोल फ्रैक्शन अगर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकालोगे, याद है ना कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने जाते हैं उसका मोल ऊपर में रखते हैं, तो यहां पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट यही है, देखो तो इसका मोल कितना दिया ऊपर में 0.1 बटा कुल मोल 5.1 यानी 1/51। ठीक है, अब देखो यहीं से हमने निकाल देते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालोगे तो सॉल्वेंट मतलब जल, तो यहां पर हमने जल लिख देते हैं, तो जल का मोल निकाल जा रहा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर में, जल का मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, जल का मोल कितना दिया हुआ देखो तो, जल यही है ना, जल का मोल 5 बटा 5.1 यानी ये 50/51, जिसको आगे भी करोगे दोनों को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब क्या, इसका मोल फ्रैक्शन और इसका मोल फ्रैक्शन दोनों को अगर ऐड करते हो तो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन बनता है, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ भी डाटा दिया रहे तो सबसे पहले उसका मोल निकालना पड़ता है। ठीक है ना, और जिसका मोल फ्रैक्शन का निकालने के लिए उसका मोल ऊपर रख देंगे, बट्टा में टोटल मोल करेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरे टाइप से क्वेश्चन कैसे डालेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि ये नॉमेरिकल प्रॉब्लम इस पर ऑब्जेक्टिव या नहीं, तो बोर्ड में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, इसलिए इस पर नॉमेरिकल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक नॉमेरिकल आपको और बता रहे हैं इसी पर, ठीक है ना, इसमें एक नॉमेरिकल क्या है वो हम बता रहे हैं। देखिए कहता है कि यदि जलीय विलयन में यदि जलीय विलयन का मोललता 2 स्मॉल है, जलीय विलयन की मोललता 2 है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। देखिए यदि जलीय विलयन की मोललता 2 मोललता है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, पर ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो हम 2 मोललता दिया हुआ है, इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। जब ये यहाँ पर स्मॉल m है तो इसका मतलब होता है मोललता। मोललता की परिभाषा क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट में उपस्थित। जब ये यहाँ 2 मोललता है, समझ आएंगे यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट होगा, कितना होगा 1 kg सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है इसमें, जलीय विलयन है तो जल होगा। यहाँ पर समझ आएंगे कि जल हमारा कितना है 1 kg है। जब ये 2m है, स्मॉल है मोललता, तो 1 kg सॉल्वेंट है। अब देखिए 1 kg सॉल्वेंट मतलब H2O 1 kg है, तो 1 kg सॉल्वेंट में हमारा जो सॉल्यूट के
मोल्स होंगे, मोल्स की संख्या जो होगा वह कितना होगा? 2। मीनिंग था ना इसका मीनिंग? 2 मोललता है। अगर यहीं पर 3 मोललता रहता फिर होता 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो भी हो, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मोल की संख्या कितना होता? 3 होता। अगर यहाँ 4 मोललता दिया था क्वेश्चन में, समझ जाते 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल कितना है? 4 है। जब ये मोललता है समझ जाते हैं, मोललता का मतलब ये होता है 1 kg सॉल्वेंट में, और मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का 1 kg मतलब जल 1 kg है, और सॉल्यूट के मोल्स की संख्या कितना है? 2 है। अब देखिए यहाँ पर हमको मिल गया है कि सॉल्यूट के मोल्स की संख्या कितना है? 2। सॉल्यूट के मोल्स की संख्या कितना है? 2। ठीक है। अब यहां पे हमको सॉल्वेंट मतलब जल, तो सॉल्वेंट के मोल्स की संख्या क्या हो? सॉल्वेंट के मोल्स की संख्या क्या हो? ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट के मोल्स की संख्या निकालना हो तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान ग्राम में, तो सॉल्वेंट कितना दिया है? 1 kg, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम में 1000, अब बट्टा इसका आणविक द्रव्यमान 18, कितना हो जाएगा? 55.5, क्योंकि 18 पंचे 90, तो रहेगा 10, 18 पंचे 90, इसी करके 55.5 आएगा। इसमें कुल मोल, कुल मोलों की संख्या क्या होगा? कुल मोलों की संख्या दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से 57.5 आएगा। ठीक है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन हमारा सॉल्यूट का निकालना, ओनली फॉर क्वेश्चन में कहना है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल ऊपर में, तो सॉल्यूट का मोल कितना दिया है? 2, अब बट्टा टोटल मोल, तो 2 अब बट्टा टोटल मोल कितना होगा? कुल मोल 57.5, टोटल मोल कितना हो जाएगा? 57.5। अब इसको पॉइंट उड़ाओगे 20, अब इसको गुना भाग करके जो आएगा वही आंसर होगा। अगर मोल फ्रैक्शन इसी में सॉल्वेंट का निकालने के लिए, तो सॉल्वेंट का मोल ये है, अब बट्टा टोटल मोल कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन रहता है। देखिए एक क्वेश्चन सिंपल सा भी रहता है, एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। था तो मिटाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हुए हम आगे चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी मोल फ्रैक्शन पर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। आपको कहेगा 10 ग्राम NaOH को, 10 ग्राम NaOH को, ठीक है, 10 ग्राम NaOH को 54 ग्राम H2O में घुलाया जाता है। तो 10 ग्राम NaOH को 54 ग्राम जल में घुलाया जाता है, तो NaOH तथा जल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करें। देखो 10 ग्राम NaOH को 54 ग्राम वाटर में अगर घुला देते हैं तो NaOH का जल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। जब ये मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसका मोल निकाल लेंगे सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले हम इसमें NaOH के मोल्स की संख्या निकाल लेते हैं। मोल्स की संख्या फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, अब आणविक द्रव्यमान, मतलब इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 10, अब बट्टा इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे, सोडियम का 23, 16, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40, यानी ये 1/4, यानी ये हो जाएगा हमारा 0.25, नहीं 0.25। अब देखिए हमको यहाँ पर फिर H2O के मोल्स की संख्या निकालना होगा।
H2O के मोल्स की संख्या निकालना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, बताओ इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 54, अब बट्टा इसका अन्य द्रव्यमान, तो इसका 2 इसका 16, 18 तिया 54, ये 3 मोल हो गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन NaOH और दोनों को निकालना है। मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर रखते हैं। इसका मोल कितना दिया हुआ है 0.25, अब बट्टा में कुल मोल मतलब दोनों को मोल को जोड़ेंगे कितना आएगा 3.25, पॉइंट उड़ाओगे तो मेरे हिसाब से कट जाएगा 25 25, 5 से काटोगे तो 5 के 30, ठीक है 2, ठीक है नहीं लगेगा 5 25 25, 65 से कट जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 इकाई 5, 5 या 15, 13, यानी ये हो जाएगा 1/13 हो जाएगा। नहीं? अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालोगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर में, वाटर कितना मोल 3, अब बटा टोटल फिर ऐड करोगे तो 3.25, ठीक है। अब इसको भी भाग कर दोगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हम इसमें नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्मेलिटी, इसको हिंदी में हम लोग नॉर्मलता भी कहते हैं। नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है, इसका परिभाषा ही हो जाएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट की संख्या, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन, तो नॉर्मेलिटी का आपको डिफिनेशन बताए हुए हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट की संख्या जो होता है वह नॉर्मेलिटी कहलाता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब ग्राम तुल्यांकी भार की संख्या जो होगा वह नॉर्मेलिटी कहलाता है। नहीं, अब ग्राम तुल्यांकी भार क्या होता है, तो आप लोग 11th पढ़े होंगे कि ग्राम तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार, सॉरी दिए गए द्रव्यमान बट्टा तुल्यांकी भार। नहीं, तो पहले हम इसको नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन समझते हैं। नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, तो आपको कहना वैसे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित, 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसको हिंदी में कहते हैं ग्राम तुल्यांकी भार, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब ग्राम तुल्यांकी भार की जो संख्या होगा, संख्या उसे नॉर्मेलिटी कहलाता है, उसे नॉर्मेलिटी कहलाता है। अब देखिए नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, तो आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट के इक्विवेलेंट वेट की संख्या उसे नॉर्मेलिटी कहते हैं, सॉरी कहते हैं, लैंग्वेज नहीं बन रहा, कहते हैं, उसे नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वही हमारा नॉर्मेलिटी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हमारा जो नॉर्मेलिटी होगा इसको किससे सूचित करेंगे, एन से लिख देते हैं, इसे एन से सूचित किया जाता है, इसे एन से सूचित किया जाता है, ठीक है।
अब देखिए n बराबर क्या होता है, तो हमने क्या निकालेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट की संख्या निकालेंगे। तो नॉर्मेटिव बराबर होगा यहाँ पर फॉर्मूला सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट, शॉर्टकट में देते हैं इक्यू का मतलब इक्विवेलेंट, डब्ल्यूटी मतलब वेट। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट अब बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन का आयतन। सॉल्यूशन का आयतन हमको किस में लेना होगा, लीटर में। याद रखना नॉर्मेलिटी निकालना हो तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, पहले सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे, फिर सॉल्यूशन का आयतन लीटर निकाल देंगे, दोनों को भाग कर देंगे तो हमारा नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है यहां से कि दिए गए द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, दिए गए द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। अब बट्टा में हो जाएगा हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, शॉर्टकट में इक्यू मतलब इक्विवेलेंट, डब्ल्यूटी मतलब वेट। ठीक है, अगर किस सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, बट्टा इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। आपको सर जी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, हम थोड़ा सा एक बता देते हैं। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार। ठीक है, डब्ल्यूटी मतलब वेट होता है, थोड़ा शॉर्टकट में लिखे। तो तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, देखो याद रहे EQ मतलब इक्विवेलेंट, WT मतलब वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलेकुलर मास, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आणविक द्रव्यमान, मोलेकुलर मास, मोलेकुलर मतलब आणविक, मास मतलब द्रव्यमान। बट्टा में होता है वैलेंसी फैक्टर, बट्टा में क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास बट्टा में वैलेंसी फैक्टर। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए यहां से वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, देखिए एक ही चीज 11th का टर्म है, अगर आप 11th में नहीं जान रहे हैं तो नहीं बनेगा इस पर क्वेश्चन। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर, देखिए वैलेंसी फैक्टर जैसे क्या होता है कि वैलेंसी फैक्टर को आप सीधे समझ जाइए, इट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज प्लस या माइनस, कुछ एक ले लेंगे प्लस या माइनस। वैलेंसी फैक्टर होता है इट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की संख्या। वैलेंसी फैक्टर होता है चार्ज की संख्या, प्लस लो या माइनस लो। अब देखिए यहां पे NaOH है, ठीक है। अब NaOH है, आप जानते हैं कि सोडियम पर कितना चार्ज होता है, सोडियम कितना चार्ज होता है, 1 प्लस, OH पर कितना होता है, माइनस। तो प्लस लो या माइनस लो, अगर प्लस ही लेते हैं तो कितना प्लस, 1। समझ जाएंगे कि यहां पर वैलेंसी फैक्टर जो हमारा होगा, इसमें जो हमारा वैलेंसी फैक्टर जो होगा, वैलेंसी फैक्टर वो कितना होगा। देखिए इक्विवेलेंट वेट समझाने का तरीका हम बता रहे हैं। जैसे मान लो कि यहां पे अगर हम H2SO4 है, इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, H2SO4 है, इसमें वैलेंसी फैक्टर होगा क्या। देखिए इसमें वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, H2SO4 को तोड़ो तो H2SO4 में H अलग होगा, इसका मतलब है कि 2H प्लस, ठीक है, SO4 पर 2 माइनस, SO4 पर 2 माइनस। अब देखिए यहां पर H प्लस है, तो वैसे एक H है तो एक प्लस है, कितना H है, 2 H है तो 2 प्लस हो गया और 2 माइनस हो गया, तो प्लस लो या प्लस लो या माइनस लो। तो यहाँ इस H2SO4 में वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। H2SO4 में वैलेंसी फैक्टर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। और भी हम समझा रहे हैं, थोड़ा वैलेंसी फैक्टर पर चर्चा कर रहे हैं बाबू।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बैलेंसिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो AlCl3 है, अब इसको अगर तोड़ोगे, ठीक है, तो AlCl3 होगा तो एल्युमिनियम तो कितना होता है 3+ और इसे 3Cl-। अब बताइए एक क्लोरीन पर एक माइनस तो 3 क्लोरीन है, कितना माइनस 3 माइनस या 3+। समझ जाएंगे कि इसमें जो हमारा वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो कितना होगा 3। तो तुल्यांकी भार जो निकालने जाएंगे वो जो उसका आणविक द्रव्यमान होगा और वैलेंसी फैक्टर दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा तुल्यांकी भार निकलता है। अब बताइए कि सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो जो द्रव्यमान दिया रहता है और तुल्यांकी भार निकाल के भाग कर देते हैं तो वो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकलता है। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल गया, सॉल्यूशन का आयतन लीटर में है, उससे भाग करेंगे तब जाके हमारा नॉर्मेलिटी निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा नॉर्मेलिटी निकलेगा, ठीक है ना। तो वैलेंसी फैक्टर ये होता है, आप थोड़ा ये इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इससे आगे क्योंकि तो हम कुछ का वैलेंसी फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर मास बट्टा वैलेंसी फैक्टर, याद रखिएगा इक्विवेलेंट वेट और बट्टा में क्या होगा वैलेंसी फैक्टर। ये हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कुछ का वैलेंसी, जिस वैलेंसी फैक्टर अगर लिखते हैं उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां पर आपने हेडिंग दे दीजिए वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है वो बताते हैं। NaCl है, ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। NaOH है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1, ठीक है। HCl है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। उसके बाद देखिए MgCl2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 क्योंकि Mg/2+, ठीक है। उसके बाद देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। आइए अब आइए Na2CO3, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। उसके बाद है आपको H2SO4, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, देखो ये सब आपको सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल है जिसका वैलेंसी फैक्टर आपको है, ठीक है ना। H3PO4, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। और यहीं पर H3PO3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। H3PO3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2। उसके बाद NaOH लिख ही दिए हैं, AlCl3, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। AlOH का होल ट्वाइस, इसका वैलेंसी फैक्टर 3। उसके बाद BaOH का होल ट्वाइस, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2। इस सब का देखिए ये वैलेंसी फैक्टर है। वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है अब ये कैल्शियम घटाओगे कैल्शियम पर 2+, CO3 पर 2-, इसलिए 2। सोडियम घटाओगे तो सोडियम पर 1+ होता है, लेकिन यहाँ 2 सोडियम है, 2+, CO3 पर 2-, इसलिए 2 होगा। तो जिसका नंबर ऑफ चार्ज होता है वही वैलेंसी फैक्टर होता है। कुछ का वैलेंसी फैक्टर आपको लिख दिए हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगा उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए याद रखिएगा कि नॉर्मेलिटी निकालना हो तो 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। कैसे, तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे पहले सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और फिर सॉल्यूशन का आयतन लीटर में हो, ठीक है। सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो द्रव्यमान दिया रहेगा वो बट्टा इक्विवेलेंट वेट। तो आपको यहां से भी एक शब्द बताते हैं कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है
मोलेकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलेकुलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, याद रखना नॉर्मेलिटी निकालना हो तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट और फिर सॉल्यूशन का आयतन किस में रखना होगा, लीटर में। सॉल्यूशन का आयतन किस में रखना होगा, लीटर में रखना होगा, ठीक है ना। तो आइए एक क्वेश्चन से हम जानते हैं कि कैसे निकालते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, यदि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुलाया जाता है तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी ज्ञात कर, सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी ज्ञात कर, ठीक है। अब देखिए 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुला देंगे तो सॉल्यूशन का क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है। देखिए नॉर्मेलिटी आसान हो जाएगा निकालना। नॉर्मेलिटी बराबर देखो ऐसे बनाना है, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी बराबर सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय सॉल्यूशन का आयतन लीटर में, सॉल्यूशन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर। चलो नॉर्मेलिटी बराबर और भी क्या हो सकता है, देखो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, तो हमने यहां पर लिख देते हैं नॉर्मेलिटी बराबर यहाँ पर सॉल्यूट का द्रव्यमान बटा, देखिए इसका सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर, तो सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, द्रव्यमान ग्राम में बटा इक्विवेलेंट वेट, द्रव्यमान ग्राम में बटा में क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। लिखिए सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट द्रव्यमान, सॉल्यूट का द्रव्यमान बटा इक्विवेलेंट वेट, और फिर बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन का आयतन लीटर में, सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। अब देखिए नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा यहां से, सॉल्यूट का द्रव्यमान। अब क्वेश्चन देखो सॉल्यूट कितना दिया, देखो सॉल्यूट है कितना 20 ग्राम 20, अब बट्टा इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास बट्टा वैलेंसी फैक्टर, तो हम लोग इक्विवेलेंट देखो ऐसे निकाल बताते हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट तो मोलिकुलर मास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास आणविक द्रव्यमान कितना होगा, देखो इसका 40 होता है, ऐसे जोड़ेंगे, और इसका 12 और 16 दिया 48, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100। अब बट्टा वैलेंसी फैक्टर CaCO3 का वैलेंसी फैक्टर, कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है 2, कितना आ जाएगा यहाँ 50। तो यानी नॉर्मेलिटी निकालना है सॉल्यूट का द्रव्यमान बट्टा इक्विवेलेंट वेट, तो नॉर्मेलिटी निकालना है सॉल्यूट का द्रव्यमान अब बट्टा इक्विवेलेंट वेट कितना 50, निकाल दिए थे। बार सॉल्यूशन का आयतन किस में निकालना है, लीटर में, तो सॉल्यूशन का आयतन कितना दिया देखो तो 200 मिलीलीटर है, हमको चाहिए क्या है लीटर में, इसको क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा फॉर्मूला 20, आइए जाएगा ऊपर 20 गुना 1000 बट्टा 50 गुना 200, ठीक है। अब जो काटोगे 2 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य से ये कट जाएगा, 1000 गया। अब देखो ये 5 काटोगे 5 चौक 20, फिर 2 काटोगे 2 दूना 4, मतलब कितना होगा 2 नॉर्मेलिटी, या नहीं नॉर्मेलिटी लिखो, या नहीं तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। अब कहता है कि यदि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन में घुलाया जाता है तो नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा सॉल्यूशन लीटर में। अब सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट, तो सॉल्यूट का जो द्रव्यमान दिया जाता है वो अब बट्टा इक्विवेलेंट वेट, फिर बट्टा में ये सॉल्यूट का ये हो गया सॉल्यूशन लीटर में।
अब देखो सॉल्यूट का द्रव्यमान कितना दिया है 20 ग्राम, तो 20 अब बट्टा में क्या है इक्विवेलेंट वेट, यानी 20 बट्टा कितना हो जाएगा 50, नहीं क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकला था, इसका मोलिकुलर मास 100 इक्विवेलेंट से 2 50, अब बट्टा सोल्यूशन का आयतन लीटर में 200 ml है, उसको 1000 से भाग कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतार लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें कहेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यदि H2SO4 के जलीय विलयन, यदि H2SO4 के जलीय विलयन का सांद्रण, यदि H2SO4 के जलीय विलयन का सांद्रण 49% W/V है, तो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी ज्ञात करें। ठीक है। अब देखो यदि H2SO4 के जलीय विलयन का सांद्रण 49% W/V है, तो सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी निकालना है, नहीं तो हमको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट और बट्टा सॉल्यूशन का आयतन, ये दो चीज हमको चाहिए, नहीं तो हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, जो द्रव्यमान दिया रहता है वो बट्टा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास बट्टा बैलेंसिंग फैक्टर। अब देखिए यहां से हमको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। 49% W/V है किसका, तो H2SO4 का। आपको बताए हुए हैं कि प्रतिशत W/V है, जब भी प्रतिशत है तो 100 और W/V है तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में हमारा जो H2SO4 है वो कितना है 49 ग्राम है, कितना है 49 ग्राम, ठीक है ना। तो हमको नॉर्मेलिटी निकालना है ना, इस नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए चाहिए हमको सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो लिखिए यहाँ पे सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट ग्राम दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका सॉल्यूट का द्रव्यमान किसमें ग्राम में, अब बट्टा में क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट लिख देते हैं। अब देखिए सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में निकाल देते हैं। सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में कितना, तो सॉल्यूट कौन है सल्फ्यूरिक एसिड ना 49, अब बट्टा इक्विवेलेंट वेट। तो अब इक्विवेलेंट वेट देखो यहां से निकालने का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार क्या होता है, तो मोलिकुलर मास। H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालोगे, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 गुना 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 नहीं। अब बट्टा वैलेंसी फैक्टर, तो H2SO4 में अगर H को हटाते हैं तो एक H पर एक प्लस, 2 H है तो 2 प्लस, इस पर 2 माइनस, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। टोटल जोड़ोगे तो 98/2 यानी 49। यानी हमारा जो इक्विवेलेंट वेट निकलता है इस क्वेश्चन में सॉल्यूट का वो कितना निकलता है 49 निकलता है, 49 कितना निकलता है 49। तो यहाँ पर हमने इक्विवेलेंट 49 कर देंगे, कितना निकलेगा हमारा जो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वो कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्यूट का हमको ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल गया, सॉल्यूशन का आयतन चाहिए लीटर में, लेकिन सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ml दिया हुआ है, निकाल दो। सॉल्यूशन का आयतन लीटर में निकालना है, सॉल्यूशन का आयतन किसमें निकालना है लीटर में। अब देखिए सॉल्यूशन का आयतन अगर लीटर में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन का आयतन लीटर में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर कितना दिया है 100 ml दिया हुआ है, लीटर में बदलने के क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे, यानी 1/10।
अब नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल गया, तो सॉल्यूट ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 1। अब बचा तो 1/10, ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 10 नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, ये था नॉर्मेलिटी बनाने का तरीका, समझ गए। याद रखना, नॉर्मेलिटी निकालना हो तो पहले सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, जो द्रव्यमान दिया रहता है वो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो उसके आणविक द्रव्यमान बटा वैलेंसी वेक्टर, उसका वैलेंसी वेक्टर समझा दिए हैं, उस पर और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखना है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, कहीं कहीं अगर लिखा हुआ रहता है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल अगर कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, समझ जाएंगे कि इसकी नॉर्मेलिटी जो होगा वह 1/2 होगा। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। कहीं कहीं अगर सेमी नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा, समझ जाएंगे कि इसकी नॉर्मेलिटी कितना होता है 1/2, या नहीं तो इसको n/2 भी लिखा रहता है। जहां भी n/2 लिखा हुआ रहेगा समझ जाएंगे ये सेमी नॉर्मल है। देखो, उसके बाद है सेंटी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा, समझ जाएंगे इसका नॉर्मेलिटी 1/100 होता है। ठीक है ना, या नहीं तो n/100 रहेगा। देसी, देसी नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि इसका नॉर्मेलिटी 1/10 है, या नहीं तो n/10 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए उतारते चलिए। अब है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। नॉर्मेलिटी का मिक्सचर कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की नॉर्मलता, मिश्रण की नॉर्मलता। अब देखिए, मिश्रण की नॉर्मलता कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे केस बाय केस कर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट में पढ़ते हैं, या तो हम एसिड को मिलाएंगे, या नहीं तो बेस को मिलाते हैं। ठीक है, या तो एसिड रहेगा या तो बेस रहेगा, नॉर्मल है। ठीक है ना, अगर एसिड रहे और बेस, अगर दो चीज को अगर हम मिलाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी जो हमारा वह N1 है और आयतन इसका क्या है V1 है। ठीक है, फिर एक और दूसरा कंटेनर है, ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी N2 है और आयतन V2 है। ठीक है, चाहे इसमें एसिड है या नहीं तो बेस है, या तो इसमें एसिड है या नहीं तो बेस है। अब दोनों को मिला देंगे तो एक तीसरा पात्र में एक सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो इसका नॉर्मेलिटी हम क्या मान लेते हैं N। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी, इसको हिंदी में कहते हैं परिणामी नॉर्मलता।
ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन V1 प्लस V2 हो जाएगा। देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में मिश्रण की नॉर्मलता में क्या होगा, कहता है कि जब दो एसिड या दो बेस को आपस में अगर मिलाते हैं तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी निकालना है। मतलब ये इस क्वेश्चन में n ही निकालना है। इस क्वेश्चन में कैसे निकालना है, n निकालना है। तो n कैसे निकालते हैं याद रखना। तो n बराबर मतलब ये हमारा जो परिणामी नॉर्मलता है, रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी है, ये n बराबर हो जो फॉर्मूला होता है वह n1 v1 प्लस n2 v2 अब बट्टा में हो जाएगा v1 प्लस v2। इस सूत्र से हम वो निकालते हैं। ठीक है, मिश्रण की नॉर्मलता निकालना हो, चाहे उसमें एसिड एसिड हो या बेस बेस हो, ठीक है ना, तो उसका नॉर्मेटिव कैसे निकालेंगे। तो एक एसिड का नॉर्मेटिव वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके दूसरी एसिड के नॉर्मेटिव वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और उसके दोनों आइटम को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी निकल जाता है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं फॉर एग्जाम्पल में। ठीक है ना, एग्जाम्पल में क्या होता है, कहेगा यदि 0.4 नॉर्मेलिटी 200 ml HCl, यदि 0.4 नॉर्मेलिटी 200 ml HCl को दो नॉर्मेलिटी 500 ml HCl वाले विलयन को, यदि 0.4 नॉर्मेलिटी 200 ml HCl को दो नॉर्मेलिटी 500 ml HCl वाले विलयन को आपस में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी नॉर्मेलिटी ज्ञात करें। परिणामी नॉर्मेलिटी निकालना है, क्वेश्चन है। देखो चाहे जो है ये एसिड एसिड घुला रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्ट पार्टिकल सेम रहता है, ये एसिड एसिड है या बेस बेस है। कहता है कि यदि 0.n नॉर्मेलिटी 200 ml HCl को दो नॉर्मेलिटी 500 ml HCl वाले विलयन को आपस में मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं, तो परिणामी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो N1 होगा, पहला नॉर्मेलिटी कितना है, देखो तो 0.4 और उसका आयतन कितना दिया हुआ है 200 ml एसिड को, और इतना नॉर्मेलिटी है। फिर देखिए दूसरा नॉर्मेलिटी हमारा कितना दिया हुआ है 2, दूसरा आयतन कितना दिया हुआ है 500। ठीक है, तो परिणामी नॉर्मलता को हम लोग क्या माने हैं, n माने हैं, तो n बराबर 8। अब n निकालना है तो आप देखिए n कैसे निकलेगा, यहाँ पर n बराबर फॉर्मूला क्या होता है n1 v1, तो n1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखो तो 0.4 इंटू v1 कितना दिया हुआ है 200 प्लस n2 कितना दिया हुआ है n2 2 इंटू v2 कितना दिया हुआ है 500। अब बात v1 प्लस v2, तो v1 कितना दिया हुआ है 200, v2 कितना दिया हुआ है 500, तो 200 प्लस 500 डायरेक्ट हम देते हैं 700, कितना दिया हुआ है 700। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4 और इतना 4 दूना 800 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव है 80, ये हो गया 5 दूना 1000, तो यानी जोड़ोगे तो कितना होगा 1080। ठीक है, अब बटा 700 काट दोगे, अब ये भी कटेगा, इसको काट के जो भी आएगा उतना आंसर हो जाएगा। समझे। तो मिश्रण की नॉर्मलता मतलब एसिड एसिड को घुला दे या बेस बेस को घुला दे। ठीक है, तो घुलाने पर देखो एक पात्र में इस पात्र में अगर हम एसिड लेते हैं, इसमें भी एसिड लेते हैं, दोनों एसिड को अगर मिला लेते हैं, ठीक है ना, तो तीसरा जो हमारा नॉर्मेलिटी निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इस फार्मूला से निकलेगा। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें अब देखिए अभी तो हमने एसिड एसिड या बेस बेस को मिला रहे थे, अब किसको मिलाएंगे एसिड बेस, दोनों को एक साथ मिलाएंगे।
अब देखिए यहां पर हमने क्या क्या कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, एसिड प्लस बेस को मिश्रण कर रहे हैं, एसिड और बेस दोनों को मिश्रित करते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने का रहता है, आप उसका ध्यान देंगे। एसिड और बेस दोनों को मिला रहे हैं, मतलब मान लेते हैं कि यह एक पात्र है, इसमें हमारा एसिड है, फिर ये दूसरा पात्र है, इसमें बेस है। इसकी मोलरता हम Na मान लेते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी A मतलब एसिड, और इसका आयतन A मान लेंगे, मतलब आयत वॉल्यूम एसिड का है। इसको Nb मान लेंगे, मतलब नॉर्मेलिटी बेस का, और आयतन Vb मान लेंगे, मतलब वॉल्यूम बेस का। ठीक है, अब दोनों को मिलाने पर ये हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें एसिड, अब कौन है ये, इसमें N बराबर क्या होगा, अब इसमें N निकालना है, मतलब एसिड का नॉर्मेलिटी Na और इसका आयतन Va है, बेस का नॉर्मेलिटी Nb और आयतन Vb है, और तब इसमें नॉर्मेलिटी कहेगा, दोनों को मिलाने पर जो नॉर्मेलिटी होगा वो क्या होगा। ठीक है ना, इसमें N का मतलब अभी बताएंगे, ये हमारा रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी है, ये हमारा रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी है। अब ये क्या होगा हमको नहीं, तो देखिए इसमें एक बात चेक करने को मिलता है, इसमें एक बात हम चेक करते हैं। कौन सी बात चेक करते हैं, देखिए जब तक इसमें अगर हम चेक नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकालना है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें 3 केस बनेगा। केस फर्स्ट में कहता है कि यदि NaVa ग्रेटर देन हो जाता है NbVb से, ठीक है, अगर NaVa ज्यादा हो जाता है NbVb से, तो समझ जाते हैं कि यह सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब अम्लीय है। ठीक है, कैसे वो हम बता रहे हैं आपको। मतलब क्या, एसिड का नॉर्मेलिटी और आयतन का गुणनफल बेस की नॉर्मेलिटी और आयतन के गुणनफल से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम समझ जाते हैं एसिडिक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 10 आया, इसका वैल्यू 6 आया, ठीक है, अब देखो तो इसका 6 और इसके 6, मतलब बेस का मतलब Nb और Vb और NaVa दोनों का वैल्यू, मतलब इसका 10 है, इसका 6 है, तो इसका 6 वैल्यू, इसके 6 वैल्यू को क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब उदासीन कर देगा, तो बचेगा कितना, 4। तो बताओ कि बेस का 6 वैल्यू इस एसिड के 6 वैल्यू को लेकर उदासीकरण कर लेगा, जैसे ही उदासीकरण करेगा इसका भी वैल्यू 4 बचेगा, इसका वैल्यू कितना बचेगा, 4 बचेगा। बचेगा कौन, एसिड ही बचेगा ना, इसलिए यह एसिडिक होगा। ठीक है, अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये n निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से देखिए इस n निकालने का फॉर्मूला, तो इसमें से ये घटाना होगा, NaVa माइनस NbVb बट्टा हो जाएगा Va प्लस Vb। ठीक है ना, केस फर्स्ट में फिर से बोल रहे हैं कि अगर एसिड बेस को मिला रहे हैं, ठीक है, तो एसिड का नॉर्मेलिटी Na है, बेस का नॉर्मेलिटी Nb है, इसका एसिड का आयतन Va है, बेस का आयतन Vb है, तो अगर NaVa मतलब इस दोनों का गुणनफल, इस दोनों की गुणनफल से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मतलब एसिड की नॉर्मेलिटी और आयतन का गुणनफल बेस के नॉर्मेलिटी और आयतन की गुणनफल से ज्यादा हो रहा है, समझ आते हैं कि यह सॉल्यूशन एसिडिक है। ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि एसिड का वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, तो इसका वैल्यू इसके वैल्यू को न्यूट्रलाइज मतलब उदासीनीकरण करते हुए भी वैल्यू इसका बच जाता है, इसलिए यह एसिडिक आता है। ठीक है, आइए केस 2 में आप कहता है कि अगर NaVa लेस देन हो जाए, मतलब कम हो जाए NbVb से,
मतलब एसिड की नॉर्मेलिटी आयतन का गुणनफल बेस की नॉर्मेलिटी आयतन गुणनफल से अगर कम हो जाता है तो समझ जाना कि यह सॉल्यूशन जो है, यह सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। यह सॉल्यूशन हमारा क्या है? बेसिक है। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्यूशन अगर हमारा बेसिक है तब क्या कैसे होगा बेसिक? तो अभी बताया हुआ है कि अगर इसका वैल्यू मान लो कि 20 है और इसका वैल्यू 25 आ गया, देखिए 20 वैल्यू 25 वैल्यू, इसका 20 वैल्यू, इसके 20 वैल्यू को न्यूट्रलाइज करके भी इसका 5 बचा हुआ है, यानी किसका बचा हुआ है? बेस का बचा हुआ है, इसलिए यह सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है ना, अब देखिए तब इसमें हमारा नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा? तो इसमें अगर बेसिक हो जाए तब इसमें नॉर्मेलिटी कैसे निकलेगा? तो आप देखिए यहां पर NbVb माइनस NaVa। अब देखिए बेस की नॉर्मेलिटी और आयतन के गुणनफल में से एसिड की नॉर्मेलिटी और आयतन को घटा देंगे, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? Va प्लस Vb। ठीक है, ये केस सेकेंड हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसमें देखो जब ये सॉल्यूशन एसिडिक है समझ जाएंगे कि इसमें H प्लस होगा, यानी ये जो नॉर्मेलिटी निकलेगा वो H प्लस के कारण निकलेगा, ये जो नॉर्मेलिटी निकलेगा ये OH माइनस के कारण निकलेगा। एक केस और है, केस थर्ड। अब कहता है केस थर्ड में कि अगर हमारा NaVa जो होगा अगर वो NbVb के बराबर हो, मतलब एसिड की नॉर्मेलिटी और एसिड का आयतन के गुणनफल, बेस की नॉर्मेलिटी और बेस के आयतन के गुणनफल दोनों अगर आपस में अगर बराबर हो जाए, दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए, समझ जाएंगे कि यह सॉल्यूशन न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन है। यह सॉल्यूशन क्या है? उदासीन है, सीधे उदासीन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में वही लगेगा, NaVa बराबर NbVb हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। फिर से बता रहे हैं नॉर्मेलिटी मिक्सचर में दूसरा पॉइंट, अगर एसिड बेस का मिश्रण हो, मतलब एक पात्र में एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी Na वॉल्यूम Va, एक पात्र में बेस है जिसकी नॉर्मेलिटी Nb आयतन Vb, दोनों को मिला देंगे तो जो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसका नॉर्मेलिटी अगर हम क्या मान लेते हैं? N मान लेते हैं। ठीक है ना, अब इसमें इस N का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एसिड बेस को मिलाने पर जो सॉल्यूशन होगा उसका नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? इसमें चेक करना पड़ता है केस फर्स्ट में कि NaVa ज्यादा है या NbVb ज्यादा है। अगर NaVa ज्यादा होगा NbVb से तो यह सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तब इसमें नॉर्मेलिटी निकलेगा NaVa में से Nb घटेगा और Va प्लस Vb कर देंगे। केस 2 में अगर ये ज्यादा होगा इससे तो इसमें से ये घटा के ये निकाल देंगे क्योंकि तो ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अब दोनों आपस बराबर है, समझ जाएंगे ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग उतार लीजिए, तो इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में फटाफट आ जाएगी। उतार लिए, चलिए मिटा रहे। दो नॉर्मेलिटी NaOH के 500 ml सॉल्यूशन तथा दो नॉर्मेलिटी NaOH के 500 ml सॉल्यूशन तथा वन नॉर्मेलिटी 100 ml HCl के सॉल्यूशन को मिश्रित करने पर परिणामी विलयन की नॉर्मेलिटी ज्ञात करें। नॉर्मेलिटी ज्ञात करें। अब देखिए दो नॉर्मेलिटी NaOH के 500 ml सॉल्यूशन और एक नॉर्मेलिटी 100 ml HCl के सॉल्यूशन को मिश्रित करने पर परिणामी विलयन की
नॉर्मेलिटी निकालना है, परिणाम की नॉर्मेलिटी निकालना। अब देखिए एक पात्र में देखिए ये NaOH है, ये बेस है और ये एसिड है। देखिए यहाँ पर दो है NaOH, समझ जाएंगे ये हमारा बेस है, ठीक है। तो बेस है तो इसका नॉर्मेलिटी को हम लोग मानेंगे Nb, बेस को Nb मानते हैं। तो Nb का मान कितना दिया हुआ है 2 नॉर्मेलिटी, और इसका आयतन बेस का आयतन कितना दिया हुआ है 500, ठीक है। अब यहां पर देखिए HCl हमारा क्या है, HCl एसिड है। HCl हमारा क्या है, HCl हमारा ये एसिड है। अब देखिए HCl अगर एसिड है तो यहां पर देखिए कि इसका नॉर्मेलिटी मतलब एसिड का नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 1, और एसिड का आयतन कितना दिया हुआ है 100, ठीक है। अब देखिए अब इसमें चेक करना पड़ेगा कि NbVb ज्यादा है या NaVa ज्यादा होगा। तो आइए हम इसमें NbVb निकाल देते हैं। NbVb तो NbVb मतलब 2 गुना 500 मतलब कितना हो जाएगा 1000, और इसमें NaVa निकाल लेते हैं। 1000 गुना 100 गुना 1 मतलब 100, यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो है NbVb ग्रेटर है NaVa से। अब देखिए ये ज्यादा है ये कम है, तो अगर इस टाइप से रहे समझ जाएंगे कि ये सॉल्यूशन जो हमारा होगा, यह सॉल्यूशन हमारा जो होगा वह कैसा होगा, बेसिक है, क्योंकि NbVb जो है वह ग्रेटर होता है NaVa से। नहीं, ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक है। तो बताइए बेसिक होगा तो इसमें नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, तो NbVb माइनस NaVa अब बट्टा में Va मतलब एसिड का आयतन प्लस Vb बेस का आयतन। तो बताइए Nb, तो Nb का मतलब कितना, देखो NbVb का मान कितना दिया हुआ है 1000, अब माइनस 1000 माइनस NaVa का मान कितना दिया हुआ है 100 बटा Va प्लस Vb कितना दिया हुआ है, तो ये 100 ये 500 कितना हो जाएगा 600। 1000 में से 100 जाएगा तो 900 बटा 600 कट के जो वैल्यू आएगा इस हिसाब से बनाते हैं कुछ। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए फिर आगे एक क्वेश्चन और बताते हैं और यहां से लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, यहां से कहेगा कि 0.1 नॉर्मेलिटी 200 ml H2SO4 का सॉल्यूशन 300 ml NaOH को उदासीन करता है, तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमारा जो ये H2SO4 है ये हमारा एसिड है। देखिए 0.1 नॉर्मेलिटी 200 ml H2SO4 का सॉल्यूशन 300 ml NaOH को उदासीन कर देता है, ठीक है, कर देता है। तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, तो ऐसे सॉरी यहां से क्वेश्चन, तो NaOH का नॉर्मेलिटी क्या होगा। देखिए तो H2SO4 हमारा एसिड है, अगर H2SO4 अगर हमारा एसिड है तो यानी इसका नॉर्मेलिटी मतलब एसिड का नॉर्मेलिटी Na 0.1, एसिड का आयतन 200, एसिड का आयतन कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब यहां से बताइए कि फिर NaOH ये हमारा बेस है, तो इसका नॉर्मेलिटी निकालना है क्योंकि NaOH की नॉर्मेलिटी निकालना है, और इसका आयतन बेस का आयतन कितना दिया 300। अब जब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदासीन है, उदासीन मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है, न्यूट्रल है, तो फॉर्मूला क्या बताए थे, NaVa जो है वह NbVb के
बराबर होता है। अब देखिए एन ए का मान उदासीन अभी बताया पुनः एन ए भी ए बराबर होता है एन बी भी का। तो एन ए का मान 0.1, भी ए का मान कितना होता है 200, हमारा नॉर्मेटिव बेस का निकालना है, और भी 300। तो नॉर्मेलिटी बेस का क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो मेरे हिसाब से 20/300, 2 काटोगे तो 15, 1/15, इसको और भी गुना भाग करके जो आएगा उतना नॉर्मेलिटी। इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, नॉर्मेलिटी का क्लास था, ठीक है ना।